नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जीएसटी के एक और सेशन के अंदर जिसके अंदर हम रिटर्न अंडर जीएसटी चैप्टर खत्म करेंगे। मेरा नाम है केशव पाल। ओके सर। लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 में हमने रिटर्न चैप्टर को अभी रिवाइज कर चुके हैं, लेकिन जो बैलेंस चैप्टर है रिटर्न का वो हम आज की क्लास में कंप्लीट कर देंगे सर। ओके सर, हम क्या पढ़ेंगे सर इसके अंदर? हम पढ़ेंगे क्यूआरएमपी स्कीम। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे सर? क्यूआरएमपी स्कीम, क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट स्कीम। सर क्या कहती है सर ये स्कीम? सर ये स्कीम बोलती है कि एक टैक्स पेयर को ऑप्शन दिया जाएगा। ऑप्शन दिया जाएगा मतलब सर ये स्कीम ऑप्शनल है? हाँ सर, ये स्कीम क्या है? ऑप्शनल है। अगर टैक्स पेयर इस स्कीम को ऑप्ट करना चाहेगा उसको ये स्कीम मिल जाएगी। अगर टैक्स पेयर कहता है नहीं मैं क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट नहीं करता तो उसको ये स्कीम नहीं मिलेगी। तो क्यूआरएमपी स्कीम क्या है सर? ऑप्शनल है। एमसीक्यू में आपका आ सकता है ये पॉइंट। चलिए सर, क्यूआरएमपी की फुल फॉर्म क्या है जी? सर क्यूआरएमपी की फुल फॉर्म हम बताएंगे। मैंने कहा बताओ जी। सर क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट। ओके सर, क्वार्टरली रिटर्न है ना, हमें कुछ याद आ रहा है जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B के बारे में आपने पढ़ाया था कि इसमें ना क्वार्टरली रिटर्न की ड्यू डेट याद कराई थी सर आपने। मैंने कहा हाँ भाई कराई थी मैंने। आपने कहा सर हम एक बार बताना चाहेंगे आपको कि क्यूआरएमपी स्कीम के अंदर जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट क्या है। मैंने कहा जी बताओ। सर जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट थी जिस क्वार्टर की हम जीएसटीआर 1 फाइल कर रहे हैं ना, वो क्वार्टर जब खत्म होगा उसके बाद जो मंथ आएगा उसकी 13 तारीख ड्यू डेट है सर जीएसटीआर 1 की। सर हम जीएसटीआर 3B की बताना चाहते हैं। देखो जी, जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट है। मैंने कहा जी मैं बताऊंगा सर आपको। तो जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट है सर आपकी जिस क्वार्टर की हमें फाइल करनी है जीएसटीआर 3B, उस क्वार्टर से अगला जो महीना आएगा उसकी 22 तारीख या 24 तारीख। सर हमें याद है। ओके जी। मैंने कहा सर आपको तो क्वार्टरली रिटर्न की डेट याद है, मंथली पेमेंट की डेट नहीं पढ़ी अभी आपने। सर हमने डेट नहीं पढ़ी, लेकिन आप ना एक बार पूरा समझाओ उसको क्यूआरएमपी होता क्या है, कौन ऑप्ट कर सकता है। मैंने कहा सर ओके सुनिए, क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट स्कीम क्या कहती है? देखिए नॉर्मली है ना, नॉर्मली क्या होता है, एक टैक्स पेयर क्या करता है, मंथली ही रिटर्न फाइल करता है और मंथली टैक्स की पेमेंट करता है। ठीक है जी। लेकिन गवर्नमेंट क्या कहती है, कुछ लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि ऐसा हर सर हमें ना हर महीने रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। टैक्स की पेमेंट तो मंथली कर देंगे लेकिन हम हर महीने क्या नहीं कर पाएंगे, रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। सर बहुत सारा कंप्लायंस बर्डन है हमारे ऊपर। गवर्नमेंट कहती है सर ओके, आपका कंप्लायंस बर्डन रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने मैकेनिज्म बनाया कि आप रिटर्न तो क्वार्टरली फाइल कर दीजिए और टैक्स मंथली पेमेंट कर दीजिए। क्या मीनिंग हुआ सर? इस केस में जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B तो क्वार्टरली फाइल करेगा बंदा। हाँ सर ये तो हमें याद है, लेकिन सर टैक्स की पेमेंट होगी मंथली होगी। ओके सर। सर आपने बताया था कि है ना ये स्कीम क्या है, ऑप्शनल है। ओके जी, हाँ मैंने बताया था ये स्कीम क्या है, ऑप्शनल है। तो सर कौन टैक्स पेयर इस स्कीम को ऑप्ट करेगा? मैंने कहा सर सुनिए, एनी रजिस्टर्ड पर्सन, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ रुपीज है इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। कोई टैक्स को कोई रजिस्टर्ड पर्सन है जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर कितने तक है, अप टू 5 करोड़ इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो अगर उसका मन करता है कि वो मंथली रिटर्न फाइल करना चाहता है और टैक्स की पेमेंट भी मंथली करना चाहता है तो वो उसको ऑप्ट कर सकता है। देखिए वो तो बाय डिफॉल्ट ऑप्ट होगी, लेकिन क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट करने के लिए आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा ऑप्शन। अगर आपको क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट की स्कीम में आना है तो गवर्नमेंट कहती है सर आपको है ना ये स्कीम ऑप्ट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सर आपने बोल दिया और डिपार्टमेंट मानेगा, ऑप्ट करो सर। ओके सर। सर एक बार दोबारा बता दो कौन पर्सन ऑप्ट करेगा? एनी रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ रुपीज होगी।
कब होगी? जब पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ रुपीज होगी, वो पर्सन ऑप्ट कर सकते हैं। हाँ सर, हाँ हमें यह समझ आ रही है सर बात। चलिए सर, देखिए अगर कोई पर्सन पहले मंथली स्कीम में काम कर रहा था, क्या मीनिंग सर? वो पहले मंथली रिटर्न फाइल करता था और मंथली टैक्स की पेमेंट करता था, तो क्या सर वो भी क्यूआरएमपी स्कीम में आ सकता है? हाँ सर, हाँ आ सकता है वो भी। तो गवर्नमेंट कहती है सर, डिपार्टमेंट कहता है कि ऑल द रिटर्न्स हैव बीन फाइल्ड फॉर प्रीवियस पीरियड बिफोर ऑप्टिंग क्यूआरएमपी स्कीम। पिछले टैक्स पीरियड की, दैट मीन्स अगर आप मंथली से आ रहे हैं तो आप मंथली जो आपकी जीएसटी रिटर्न थी वो सारी आपकी क्या होनी चाहिए? फाइल हुई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी रिटर्न पेंडिंग पड़ी थी और अब आप कह रहे हो कि हमें तो क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट की स्कीम ऑप्ट करनी है। नहीं सर। अच्छा सर, एक चीज और सुनिए सर, एक पैन कार्ड पे बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं। कैसे सर, समझाओ एक बार। सर मैं एक इंडिविजुअल हूं, हाँ सर, मेरा दिल्ली में भी बिजनेस है, मुंबई में भी बिजनेस है, कोलकाता में भी बिजनेस है और चेन्नई में भी बिजनेस है। तो जो ये बिजनेसेस है ना, मैंने अलग अलग जीएसटी नंबर पे ले रखे हैं। हाँ सर, लेने ही पड़ेंगे सर। आपने ले रखे क्या है? जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर है वो स्टेट वाइज होते हैं। आप ऐसे कैसे बोल रहे हो कि मैंने ले रखे हैं? सर आपको लेना पड़ेगा। तो जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर्स हैं वो स्टेट वाइज होगा, हर स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में ले रखा तो पूरे देश में वैलिड होगा, कभी नहीं सर। आपको स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा सर। तो सर होता क्या है, मेरा दिल्ली का बिजनेस मेरे पैन कार्ड पे है, मुंबई का बिजनेस भी मेरे ही पैन कार्ड पे है, कोलकाता का बिजनेस भी मेरे ही पैन कार्ड पे है और चेन्नई का बिजनेस भी मेरे ही पैन कार्ड पे है। अरे ओनर मैं हूं तो मेरे ही पैन कार्ड पे है ना। हाँ सर। तो सर एक पैन कार्ड नंबर पर, एक पैन कार्ड नंबर पर जितने भी बिजनेस रजिस्टर्ड हैं जीएसटी के अंदर, वो सभी आपस में क्या कहलाएंगे? डिस्टिंक्ट पर्सन। सर हमें समझ आ रहा है धीरे धीरे। मैंने कहा ओके। क्या समझ आया सर आपको? सर आपने बताया कि एक पैन कार्ड नंबर पर जितने भी बिजनेस रजिस्टर्ड होंगे इन मल्टीपल स्टेट और विद इन द सेम स्टेट, वो सभी आपस में क्या कहलाएंगे सर? डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे जी। तो गवर्नमेंट कहती है सर ऐसा है जी, जरूरी नहीं है कि आप दिल्ली में क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट करो तो आपको मुंबई में भी, कोलकाता में भी, चेन्नई में भी ऑप्ट करनी पड़ेगी। नहीं, आप दिल्ली में चाहो तो दिल्ली में क्यूआरएमपी ऑप्ट कर लो, मुंबई में चाहो तो वहां पर आप मंथली स्कीम भी ऑप्ट कर सकते हो। कोई ऐसी कंपल्शन नहीं है। ओके सर। सर सुनना मेरी बात, अब मैं कुछ लाइंस बोलूंगा सर, आप बताना क्या आपको उसका मीनिंग समझ आ रहा है? A registered person may opt for quarterly written and monthly payment scheme for any quarter by opting on common portal from first day of second month of preceding quarter till last day of first month of the relevant quarter। सर इतनी इंग्लिश है ना, हमसे पढ़ी नहीं जाती, हमारे सर के ऊपर से चली जाती है इतनी इंग्लिश। मैंने कहा ओके। मैंने कहा देखो जी, हम तो तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे इंग्लिश को। हम, हमारी जो इंग्लिश है सर इतनी फ्लुएंट नहीं है, तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। सर एक काम करो ना, आप एग्जाम्पल से समझा दो ना, फिर हमें याद हो जाएगा कि इंग्लिश में वो क्या कहना चाहता है। मैंने कहा जी ओके। देखिए बच्चे, मिस्टर ए वांट टू ऑप्ट फॉर क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट स्कीम फॉर जुलाई टू सितंबर क्वार्टर। भाई अप्रैल, मई, जून का एक क्वार्टर होता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर का एक क्वार्टर होता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का एक क्वार्टर होता है और
जनवरी फरवरी मार्च का एक क्वार्टर होता है। तो ये मिस्टर जो ए है ये क्या कहता है कि मैं जुलाई क्वार्टर से, जो जुलाई अगस्त सितंबर जो क्वार्टर है, इस क्वार्टर से मैं ऑप्ट करना चाहता हूं क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट स्कीम। तो मैं कब अप्लाई कर सकता हूं सर क्यूआरएमपी स्कीम के लिए? ठीक है सर, सुनिए जी। देखो बच्चे, गवर्नमेंट कहती है, डिपार्टमेंट कहता है, क्या कहता है सर डिपार्टमेंट, कि जिस क्वार्टर के लिए आपको स्कीम ऑप्ट करनी है ना, क्या बोला सर मैंने आपको, जिस क्वार्टर के लिए हमें स्कीम ऑप्ट करनी है उससे पिछले क्वार्टर में जाइए आप। क्या बोला सर मैंने, जिस क्वार्टर के लिए हमें स्कीम ऑप्ट करनी है उससे पिछले क्वार्टर में जाइए आप और उसका सेकंड मंथ उठा लीजिए। हाँ सर, हमें समझ आ रही है धीरे धीरे, मैंने कहा बहुत स्लो कराऊंगा इसको, आप भूलोगे नहीं कभी। हमने जुलाई टू सितंबर क्वार्टर के लिए ऑप्ट करनी है सर स्कीम, क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट करनी है कब, जुलाई से सितंबर क्वार्टर के लिए। तो सर इससे पिछला क्वार्टर कब कौन सा होगा, अप्रैल मई जून का क्वार्टर होगा सर इससे पिछला क्वार्टर। तो सर अप्रैल मई जून का जो क्वार्टर है इसका सेकंड मंथ उठा लो। सेकंड मंथ क्या होगा सर इसका, मई, और इसका डे 1 उठा लो सर, डे 1 ऑफ सेकंड मंथ ऑफ प्रीसीडिंग क्वार्टर। हाँ सर अब हमें समझ आ रही है, डे 1 ऑफ सेकंड मंथ ऑफ प्रीसीडिंग क्वार्टर। तो सर 1 मई हो गया, 1 मई से लेके कब तक सर हम ऑप्ट कर सकते हैं, जिस क्वार्टर के लिए सर हमें ऑप्ट करनी है ना, जिस क्वार्टर के लिए हमें ऑप्ट करनी है उसके फर्स्ट मंथ का सर लास्ट डे उठा लीजिए। सर हमें जुलाई से लेके सितंबर क्वार्टर तक ऑप्ट करनी है, तो सर जुलाई मंथ का लास्ट डे या लास्ट डेट बोलूंगा सर मैं आपको, 31 जुलाई। तो अगर हमें जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर के लिए स्कीम ऑप्ट करनी है तो पिछले क्वार्टर के सेकंड मंथ का फर्स्ट डे वहां से काउंट होगा टिल जिस क्वार्टर के लिए ऑप्ट कर रहा हूं, जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर के लिए सर, तो जिस क्वार्टर के लिए ऑप्ट कर रहा हूं सर उसके फर्स्ट मंथ का लास्ट डेट। तो 1 मई से लेके 31 जुलाई तक सर हम ऑप्ट कर सकते हैं क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट स्कीम को। हाँ सर हमें समझ आ गई, चलिए सर। सर आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर मैं आपको समझाने के लिए कुछ तैयारियां कर रहा हूं कि मैं आपको अगला टॉपिक किस तरीके से समझाऊं कि आपको बड़ा आसानी से समझ आ जाए। चलिए सुनिए सर, मैं एक सप्लायर हूं, मैंने सेल करी किसी रेसिपिएंट को, मैंने सेल करी तो मैं अपनी GSTR 1 फाइल करूंगा जी। जब मैं अपनी GSTR 1 फाइल करूंगा सर तो सामने वाले को अपनी GSTR 2 भी में परचेज दिख जाएगी सर। हाँ सर दिख जाएगी। सर कहना क्या चाहते हो? बेटा मैं ये कहना चाहता हूं कि क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट की स्कीम के अंदर GSTR 1 क्वार्टरली फाइल होती है। हाँ सर क्वार्टरली तो फाइल होती है, लेकिन सर रेसिपिएंट है, लेट सपोज आप तो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हो और जो रेसिपिएंट है वो मंथली रिटर्न फाइल करता है। तो इस केस में रेसिपिएंट इनपुट कैसे ले पाएगा सर? सर है ना हमें समझ नहीं आ रही आप क्या कहना चाहते हो। सर हमें एग्जांपल से समझ आता है। मैंने कहा सर ओके, एक सप्लायर है मिस्टर ए, 3 रेसिपिएंट है मिस्टर बी सी डी। सप्लायर ने स्कीम ऑप्ट कर रखी है क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट। रेसिपिएंट मंथली स्कीम में काम करते हैं सर,
मंथली ही रिटर्न फाइल करते हैं और मंथली ही टैक्स की पेमेंट करते हैं। सर सप्लायर मिस्टर ए ने सेल की 10 लाख रुपए की टू ईच बी सी एंड डी 18% के जीएसटी रेट से। तो सर मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी की तो परचेज हुई। मिस्टर ए ने जो 10 लाख रुपए के सामान की सेल करी और उस पर 18% का जो जीएसटी लगा, वो मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी के लिए परचेज हुई। हाँ सर ठीक है। अब सर क्या होता है, जो सप्लायर है मिस्टर ए, ये मंथली रिटर्न फाइल नहीं करता, ये तो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करता है। तो ये अपनी जीएसटीआर 1 कब फाइल करेगा सर? ये तो सर क्वार्टर खत्म होने के बाद फाइल करेगा, 13 तारीख तक। हाँ जी। तो सर होता क्या है, रेसिपिएंट तो मंथली रिटर्न फाइल करते हैं। अब जब रेसिपिएंट अपनी मंथली रिटर्न फाइल करेंगे ना, तो अरे उन्होंने भी तो किसी को सेल करी होगी, तो वो तो उनका आउटपुट टैक्स हो गया। सेल पे जो टैक्स पे करेंगे वो आउटपुट टैक्स हो गया। लेकिन जो इन्होंने परचेज पे टैक्स पे किया वो उनका इनपुट हुआ। अब सर जैसे ही मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी अपनी रिटर्न फाइल करने गए, इन्होंने देखा कि सप्लायर ने तो अपनी जीएसटीआर 1 फाइल ही नहीं करी। अब तीनों ने फोन मिलाया मिस्टर ए को कि सर आपने जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करी, तो हमारी जीएसटीआर 2 भी में है ना, शो नहीं हो रहा आपकी सेल। अरे आप अपनी सेल दिखाओगे तभी तो हम अपने परचेज पे आईटीसी क्लेम कर पाएंगे। अब सर मिस्टर ए बड़ी दुविधा में फंस जाता है। मिस्टर ए जाता डिपार्टमेंट के पास कि सर अगर ऐसे मैं काम करूंगा तो मेरे साथ तो कोई काम ही नहीं करेगा, सबको इनपुट चाहिए टाइम से। तो डिपार्टमेंट कहता सर आप परेशान क्यों होते हो, आप जीएसटीआर 1 तो सर क्वार्टरली फाइल कर लो, लेकिन आप क्या क्या करो सर, फर्स्ट मंथ में और सेकंड मंथ में जीएसटीआर 1 की ही तरह एक रिटर्न फाइल करना। जीएसटीआर 1 का ही काम करेगी वो, लेकिन उसको जीएसटीआर 1 नहीं बोलेंगे। क्या मीनिंग सर, आप उसमें अपनी सेल की इंफॉर्मेशन दिखाना, लेकिन जीएसटीआर 1 के नाम से नहीं जाएगी अब वो, अब जाएगी सर इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के नाम से, आईएफएफ। आप अपने इनवॉइसेस को मंथली बेसिस पर अपलोड कर देना सर इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के अंदर। तो सर इन क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट स्कीम टैक्स पेयर फाइल रिटर्न ऑन क्वार्टरली बेसिस because of quarterly return and monthly payment scheme recipients were facing problem in taking input tax credit। हाँ सर हमें इतना तो समझ आ गया। तो सर टू रिजोल्व दिस प्रॉब्लम क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट सप्लायर्स हैज बीन प्रोवाइडेड विद द ऑप्शन, उनको एक ऑप्शन दिया गया क्यूआरएमपी सप्लायर्स को। क्या ऑप्शन दिया गया सर, कि वो फर्स्ट मंथ एंड सेकंड मंथ कि जो उन्होंने सेल करी है ना, जो भी उन्होंने सेल करी है अपनी, उसके इनवॉइसेस है ना फर्स्ट मंथ के और सेकंड मंथ के। देखिए फर्स्ट मंथ एक क्वार्टर है, लेट सपोज जुलाई अगस्त सितंबर एक क्वार्टर है, तो सर जुलाई मंथ के इनवॉइसेस और अगस्त मंथ के इनवॉइसेस वो अपलोड कर देगा इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी से। कब तक सर करेगा सर, जुलाई मंथ के तो कर सकता है अगस्त महीने की 13 तारीख तक, और सर अगस्त महीने की करेगा सितंबर महीने की 13 तारीख तक। और सर सितंबर मंथ के, अरे सितंबर में तो उसका क्वार्टर ही पूरा हो गया ना सर, सितंबर मंथ में तो उसका क्वार्टर ही कंप्लीट हो गया। तो जितने इनवॉइसेस बैलेंस बचे जो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में अपलोड नहीं हुए, अब वो क्या करेगा, उनको जीएसटीआर 1 में अपलोड कर देगा। हाँ सर अब हमें समझ आ रही है धीरे धीरे, मैंने कहा आ जाएगा, सब समझ आएगा सर आपको। तो गवर्नमेंट कहती है टू रिजोल्व दिस प्रॉब्लम क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट सप्लायर्स हैज बीन प्रोवाइडेड विद द ऑप्शन टू सबमिट मंथली इनवॉइसेस फॉर फर्स्ट एंड सेकंड मंथ ऑफ द ईच क्वार्टर। अरे थर्ड मंथ के तो क्वार्टरली रिटर्न में ही अपलोड कर देगा ना इनवॉइसेस जीएसटीआर 1 में। हाँ सर, लेकिन सर गवर्नमेंट कहती है कि जो आप पर मंथ जो इनवॉइस आप अपलोड करोगे ना इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी से, आप मैक्सिमम जो वैल्यू की कर सकते हो सर 50 लाख रुपए तक के कर सकते हो, मैक्सिमम 50 लाख रुपीस की वैल्यू के इनवॉइसेस आप अपलोड कर सकते हो।
क्या मीनिंग हुआ सर? लेट्स सपोज आपकी सेल हुई सर जुलाई में 60 लाख रुपए की, तो डिपार्टमेंट कहता सर आप 50 लाख की सेल की इनवॉइसेस की सेल की जो इनवॉइसेस है ना वही अपलोड कर सकते हो। ऐसा क्यों सर? आपने मंथली पेमेंट स्कीम लेते हैं तो क्या आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी? नहीं सर। अगर आप मंथली रिटर्न में अगर आप मंथली रिटर्न मंथली रिटर्न फाइल करते सर अगर आप, तो क्या आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती? नहीं सर। उस टाइम पे तो आप जितने भी सेल करी सारी अपलोड कर देते। लेकिन क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम में गवर्नमेंट ने आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप मैक्सिमम 50 lakhs पर मंथ की वैल्यू के इनवॉइसेस आप अपलोड करोगे। अब डिपार्टमेंट आपको समझा रहा है, डिपार्टमेंट कह रहा है सर आपको आप ना अरे B2B सप्लाईज के इनवॉइसेस अपलोड कर देना ना, क्योंकि इन रेसिपिएंट जो है B2B दैट मींस रजिस्टर्ड पर्सन, जो आपने सेल करी है रजिस्टर्ड पर्सन को, आप उन्हीं की इनवॉइसेस अपलोड कर देना ना, क्योंकि उन्हें आईटीसी चाहिए। हाँ सर। लेकिन सर क्या ऐसा नहीं हो सकता जो कि हमारे सारे रेसिपिएंट ही रजिस्टर्ड है? तो सर गवर्नमेंट कहती है, डिपार्टमेंट कहता सर आपसे, तो सर आप अपनी मर्जी से उन रेसिपिएंट्स के इनवॉइसेस अपलोड कर दीजिए जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। हमें तो इस चीज से मतलब है आप मैक्सिमम 50 लाख रुपए पर मंथ तक की वैल्यू के इनवॉइसेस अपलोड कर सकते हैं। सर हमें समझ आ रहा है आप। चलिए जी, तो क्या बात होती है, फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ के इनवॉइसेस तो आप मंथली अपलोड करोगे इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी से बाय 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ। और सर जो इनवॉइसेस बैलेंस बच जाएंगे वो सर आप GSTR 1 से अपलोड कर दोगे सर ऑन 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ से आफ्टर द एंड ऑफ रेलिवेंट क्वार्टर। हाँ सर अब हमें समझ आ रही है बातें आपकी। ओके सर। सर हमें ड्यू डेट तो याद हो गई, क्वार्टरली रिटर्न की ड्यू डेट तो सर हमें याद है। सर हम सुनाए क्या? नहीं सर हमें याद है सर, हम सुना नहीं रहे। आपने हमें इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी की भी ड्यू डेट याद करा दी सर। सर आप हमने एक ड्यू डेट याद नहीं कराई आपने हमें क्वार्टरली रिटर्न की ड्यू डेट याद करा दी, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी की ड्यू डेट याद करा दी। आपने हमें मंथली पेमेंट की ड्यू डेट याद नहीं कराई सर, कि मंथली जो पेमेंट होगी वो कब कब होगी। देखो जी, जिस मंथ की पेमेंट करनी है, जैसे फर्स्ट एंड सेकंड मंथ की होती है सर पेमेंट इसके अंदर, अरे थर्ड मंथ की पेमेंट तो पूरा क्वार्टर हो गया ना थर्ड मंथ में, तो उसकी पेमेंट तो आप 22 और 24 तारीख को कर सकते हो क्वार्टर खत्म होने के बाद। तो सर फर्स्ट और सेकंड मंथ की पेमेंट आप कब तक कर सकते हो? तो सर फर्स्ट मंथ की पेमेंट कर सकते हो आप सेकंड मंथ की 25th डेट तक, और सेकंड मंथ की पेमेंट कर सकते हो आप थर्ड मंथ की 25th डेट तक, और जो पूरा क्वार्टर जब खत्म होगा उसकी 22nd और 24th ऑफ द मंथ आफ्टर द एंड ऑफ द क्वार्टर। हाँ सर अब हमें ना धीरे धीरे याद हो रहा है। सर एक बार आप कंसोलिडेट करा दो ना। क्या बोला सर? सर आप एक बार दोबारा से बता दो ना कि GSTR 1 GSTR 3B की ड्यू डेट क्या होती है। देखो जी, GSTR 1 और GSTR 3B की ड्यू डेट होती है, रिटर्न होती है ये GSTR 1 एंड GSTR 3B तो रिटर्न की डेट है। तो जिस क्वार्टर की GSTR 1 फाइल करनी है वो क्वार्टर खत्म होने के बाद 13 तारीख GSTR 1 की ड्यू डेट हो गई। GSTR 3B की ड्यू डेट है सर जिस क्वार्टर की में GSTR 3B फाइल करनी है वो क्वार्टर जैसे ही खत्म होगा उससे अगला जो महीना आएगा उसकी 22 तारीख या 24 तारीख सर। हाँ सर हमें याद हो रहा है। सर आपने बताया था इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में फर्स्ट एंड सेकंड मंथ में जो इनवॉइसेस अपलोड करेंगे उसकी ड्यू डेट होगी सर 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ। हाँ सर हमें ये भी याद हो गया। सर मंथली पेमेंट हो याद करा दो एक बार। देखो बच्चे, मंथली पेमेंट के केस में फर्स्ट एंड सेकंड मंथ की जो ड्यू डेट होगी ना सर, जैसे ही मंथ खत्म होगा फर्स्ट मंथ उससे अगला महीना जो आएगा उसकी 25 तारीख, जैसे ही दूसरा महीना सेकंड महीना खत्म होएगा, सेकंड मंथ खत्म होएगा उससे अगले महीने की 25 तारीख, और लास्ट मंथ सर ये तो अब तो क्वार्टर ही खत्म हो गया ना सर, तो क्वार्टरली रिटर्न तो फाइल होगी अब GSTR 3B, उसकी सर डेट होगी आपकी 22nd और 24th ऑफ द मंथ आफ्टर द एंड ऑफ द क्वार्टर।
सर हमें समझ आ रही है बातें आपकी। मैंने कहा ओके सर, आपने ये तो बता दिया रिटर्न की ड्यू डेट ये है, पेमेंट की ड्यू डेट ये है, टैक्स की। आप सर मुझे ये बता दो कि क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट के अंदर हम टैक्स की पेमेंट कैसे करेंगे? हमें क्या पता सर कितना टैक्स बनेगा हमारा? सर हमें ना थोड़ा थोड़ा कम समझ आ रहा है। सर एक बार सुनिए, फॉलोइंग अमाउंट ऑफ टैक्स नीड्स टू बी पेड फॉर फर्स्ट एंड सेकंड मंथ ऑफ द क्वार्टर। पहले महीने के लिए और दूसरे महीने के लिए क्वार्टर के, जो भी जिस क्वार्टर की भी आप टैक्स की पेमेंट कर रहे हैं, उस क्वार्टर के फर्स्ट मंथ के लिए और सेकंड मंथ की पेमेंट जो आप करेंगे टैक्स की पेमेंट, वो उसकी पेमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने आपको दो मेथड दिए सर। पहला मेथड है सर आपका सेल्फ असेसमेंट मेथड। सेल्फ असेसमेंट मेथड में सर आप चेक कीजिए कि है ना, हमारी इतनी सेल होंगी फर्स्ट मंथ में, इतनी परचेज हुई है हमारी फर्स्ट मंथ में, इतनी सेल की है हमने फर्स्ट मंथ में और इतनी परचेज की है फर्स्ट मंथ में, और उसके हिसाब से आप अपनी टैक्स की पेमेंट कर दीजिए। अगर कोई शॉर्ट पेमेंट होगी तो गवर्नमेंट कहती है आपसे इंटरेस्ट की वसूली की जाएगी। हाँ सर हमें समझ आ रही है। देखिए ये जो केस है ना सेल्फ असेसमेंट मेथड, ये नहीं आता पेपर में। पेपर में कौन सा मेथड आता है सर? पेपर में आता है मेथड नंबर 2, जहां पर डिपार्टमेंट कहता है फिक्स सम मेथड पकड़ लो आप। कौन सा मेथड पकड़ लो? फिक्स्ड सम मेथड। सर फिक्स सम मेथड में क्या होता है? सर फिक्स सम मेथड में डिपार्टमेंट बोलता है सर आपको कि है ना, हम बताएंगे आपको कितना पेमेंट करनी है फर्स्ट मंथ में, कितनी पेमेंट करनी है आपको सेकंड मंथ में। ओके देखिए, डिपार्टमेंट बताएगा तो आपकी जो ई लाइबिलिटी लेजर है ना, सर क्या बोल रहे हो सर आप? अरे रिवीजन क्लास है, आपने सब चीजें पढ़ रखी हैं, आपने सब चीजें पढ़ रखी हैं बेटा। पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर के अंदर आपने क्या पढ़ा था? ई लाइबिलिटी लेजर। तो ई लाइबिलिटी लेजर में डिपार्टमेंट क्या करेगा? ऑटो पॉपुलेटेड चालान क्रिएट कर देगा कि सर आपकी इतनी लाइबिलिटी है। कितनी लाइबिलिटी दिखाएगा सर? देखिए, अगर आपने लास्ट रिटर्न जो फाइल की है, अगर आप क्वार्टरली रिटर्न में काम कर रहे हैं, अगर आपने लास्ट रिटर्न, देखिए आप क्वार्टरली रिटर्न की पेमेंट कर रहे हैं, क्वार्टरली रिटर्न के अंदर आप मंथली पेमेंट कर रहे हैं, फर्स्ट मंथ की और सेकंड मंथ की, तो दोनों मंथ की जो पेमेंट का आप करेंगे। अगर आपने जो पिछली रिटर्न फाइल करी है वो क्वार्टरली फाइल करी है सर, या फिर आपने जो पिछली रिटर्न फाइल करी है वो मंथली फाइल करी है। अगर आपने पिछली जो रिटर्न फाइल करी है वो क्वार्टरली की है, ऐसा कब होगा सर? आपने शुरुआत से ही क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट कर रखी थी, अप्रैल मई जून क्वार्टर में आपने क्यूआरएमपी स्कीम ऑलरेडी ऑप्ट कर रखी थी, और आप जुलाई अगस्त सितंबर मंथ के अंदर टैक्स की पेमेंट कर रहे हैं। तो जुलाई और अगस्त मंथ की जो टैक्स की पेमेंट होगी फर्स्ट एंड सेकंड मंथ ऑफ द क्वार्टर, तो जितना आपने लास्ट रिटर्न में, अगर आपकी क्वार्टरली रिटर्न की बात कर रहा हूं सर, आपने अगर आपने जो पिछली रिटर्न फाइल करी वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करी थी सर, तो इस केस में जो आपका आउटपुट बनता था उसमें से इनपुट लेस कर लो, जो बैलेंस आपने कैश में पे किया उसका 35% निकाल लो सर। उतना अमाउंट आप फर्स्ट मंथ में पे करोगे, उतना अमाउंट आप सेकंड मंथ के लिए पे करोगे। हाँ सर हमें समझ आ रही है। अच्छा, अगर आपकी लास्ट रिटर्न वाज फाइल्ड मंथली, अगर आपने पिछली रिटर्न मंथली फाइल करी थी, तो इस केस में सर 100% अमाउंट लेंगे सर। 100% ऑफ टैक्स पेड इन द रिटर्न ऑफ लास्ट मंथ ऑफ प्रीसीडिंग क्वार्टर। ठीक है सर, हमें समझ आ रही है सर बातें। लेकिन सर ध्यान से सुनिएगा सर, एक नोट है फिक्स सम मेथड के लिए। क्या नोट है सर? इन फॉलोइंग केसेस नो अमाउंट ऑफ टैक्स नीड टू बी डिपॉजिटेड।
इस केस में आपको फर्स्ट मंथ में और सेकंड मंथ में कोई टैक्स की पेमेंट नहीं करनी। कब नहीं करनी सर? अगर आपका फर्स्ट मंथ में ई कैश लेजर प्लस में ई क्रेडिट लेजर के अंदर, ई कैश लेजर के अंदर प्लस में ई क्रेडिट लेजर के अंदर मोर देन और इक्वल टू अमाउंट आपका पड़ा हुआ है लाइबिलिटी ऑफ फर्स्ट मंथ। क्या मतलब सर? सर मेरी लाइबिलिटी आ रही है फर्स्ट मंथ की, लेट सपोज 35% जो आई है मेरी, वो आई है 1 लाख रुपए। ओके, तो सर 1 लाख रुपए मैं कहता हूँ सर 50,000 रुपए तो मेरे ई कैश लेजर के अंदर पड़ा हुआ है और 50,000 रुपए ही मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर पड़ा हुआ है। तो 1 लाख रुपए टोटल पड़ा हुआ है ई कैश लेजर एंड ई क्रेडिट लेजर के अंदर। तो इस केस में आपको कोई भी टैक्स की पेमेंट नहीं करनी सर मंथली। फर्स्ट मंथ की बात करें सर आपकी। सर सेकंड मंथ के लिए कैसे कैलकुलेट होगा? देखो, इफ बैलेंस इन ई कैश लेजर एंड ई क्रेडिट लेजर इज मोर देन और इक्वल टू लायबिलिटी ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड मंथ। क्या मीनिंग हुआ सर? सर मेरी सेकंड मंथ की लायबिलिटी 1.5 लाख रुपए। ओके सर, और मेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर एंड इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर टोटल अमाउंट पड़ा हुआ है सर 2 लाख रुपए, ज्यादा है लायबिलिटी से। तो इस केस में आप, एक मिनट सर, क्या बोला मैंने? ज्यादा है लायबिलिटी से, 2 लाख रुपए पड़ा हुआ है मेरा और लायबिलिटी मेरी कितनी है सेकंड मंथ की? 1.5 लाख रुपए। यहां बच्चा गलती करता है। क्या गलती की सर? देखिए, लायबिलिटी तो लेंगे फर्स्ट एंड सेकंड मंथ की, दोनों महीनों की। सर हमें ना दोबारा समझाओ एक बार। मैंने कहा सर ओके, आपकी फर्स्ट मंथ की लायबिलिटी आती है 1 लाख रुपए, आपकी सेकंड मंथ की लायबिलिटी आती है 2 लाख रुपए, टोटल लायबिलिटी आपकी 3 लाख रुपए की। और आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर एंड इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर, दोनों के अंदर मिला के जो पैसा पड़ा हुआ है, अगर वो 3 लाख रुपए या उससे ज्यादा पड़ा हुआ है, तो इस केस में भी आपको कोई भी टैक्स की पेमेंट नहीं करनी। कब? सेकंड मंथ के लिए सर। हाँ सर, अब हमें समझ आ रही है बातें आपकी। अच्छा, अगली बात सर, नो इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट भी पे नहीं होगा सर इस केस में। अगर आपकी फर्स्ट मंथ की लायबिलिटी लेट सपोज 1 लाख थी जो बनती थी आपकी, और आपने जो टैक्स की पेमेंट कर रखी है वो 50,000 रुपए कर रखी है, तो इस केस में डिपार्टमेंट कहता है आपसे कोई इंटरेस्ट की वसूली नहीं की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी सर? अरे क्योंकि फिक्स सम मेथड डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट ने ही तो दिया था आपको। तो इस केस के अंदर कोई भी आपसे इंटरेस्ट की वसूली नहीं की जाएगी। ठीक है सर, आगे बढ़ो सर। आपका अगला टॉपिक आता है जी जीएसटीपी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स प्रैक्टिशनर। क्या मीनिंग होता है सर इसका? देखो, ये वो लोग होते हैं जो काम करते हैं, बेसिकली कंप्लायंस करते हैं जीएसटी की ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट। अरे सब लोग सीए थोड़ी ना अफोर्ड कर सकते हैं। क्या बात सर, क्या बोला सर आपने? अरे सीए तो मोटी मोटी फीस लेता है जीएसटी रिटर्न फाइल करने की, सब लोग थोड़ी ना सीए को अफोर्ड कर पाएंगे। तो कुछ लोग क्या होते हैं, जीएसटीपी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं और बोलते हैं सर आप हमारा जीएसटी का काम आप ही संभालोगे, कंप्लायंस करेंगे बेसिकली वो ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट्स। क्लाइंट कौन होंगे उसके? टैक्स पेयर्स। हाँ सर, अब हमें समझ आ रही है बातें आपकी। तो सर हु कैन बी अ जीएसटीपी, कौन हो सकता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स प्रैक्टिशनर? देखिए, सबसे पहले तो वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए सर। उसके बाद सर आता है वो साउंड माइंड का होना चाहिए सर। ऐसा नहीं कि वो दिमाग से थोड़ा सा कमजोर है, दैट मीन्स अनसाउंड माइंड का अगर, तो नहीं हो पाएगा सर वो। तो क्या होना चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए सर, पर्सन ऑफ साउंड माइंड होना चाहिए, साथ में दिमाग से सोचता आदमी, साथ में सर नॉट कन्विक्टेड बाय कोर्ट, कोर्ट ने उसको किसी भी क्राइम के लिए कन्विक्ट नहीं किया।
प्लस में वो इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए सर। क्या क्या बातें पढ़ी सर हमने? इंडिया का तो सिटीजन होना चाहिए। देखिए दो बातें तो पढ़ी हमने, ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए। ये तो दो बातें पढ़ी, होना चाहिए। दो बातें पढ़ी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए सर? नॉट कन्विक्टेड बाय कोर्ट, कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए, और नॉट एडजस्ड इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए वो। तो दो चीजें तो होनी चाहिए, दो चीजें नहीं होनी चाहिए। साथ में, साथ में सर या तो वो बंदा जो जीएसटीपी है, या तो वो ग्रेजुएट है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट है इन कॉमर्स, लॉ, बैंकिंग, ऑडिट और बिजनेस फील्ड में। फ्रॉम कहां से? इंडियन यूनिवर्सिटी से सर, फॉरेन से नहीं सर, इंडियन यूनिवर्सिटी से। अच्छा जी। या फिर फॉरेन फॉरेन यूनिवर्सिटी से उसने डिग्री ले रखी है इक्विवेलेंट टू अबव, जो डिग्री उसने ले रखी है फॉरेन से वो इक्विवेलेंट होनी चाहिए अबव डिग्री से। ओके सर। या फिर वो बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, कंपनी सेक्रेटरी होना चाहिए, या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट होना चाहिए सर। सर हमें समझ आ रही है बातें आपकी? या फिर सर कम से कम 5 सालों के लिए उसने सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर का काम कर रखा है, एनरोल्ड एज एसटीपी या फिर टीआरपी अंडर अर्लियर टैक्स लॉज फॉर एटलीस्ट 5 years, कम से कम 5 साल के लिए सर। और सर या फिर वो क्या होना चाहिए, रिटायर्ड ऑफिसर होगा सर वो, कमर्शियल टैक्स का या फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम का, जहां पर उसने कम से कम ग्रुप बी गजेटेड ऑफिसर के रूप में काम किया है और 2 साल या उससे ज्यादा के लिए काम किया होना चाहिए। सर हमें समझ आ रही है आपकी बातें, आगे बढ़ो सर, क्लास खत्म करो सर। देखिए एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड बाय जीएसटीपी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स प्रैक्टिशनर कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा? देखिए वो फर्निश करेगा डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, कितनी सेल किए हैं, डिटेल्स ऑफ चलान, चलान क्रिएट कर सकता है सर वो, फर्निश इंफॉर्मेशन ऑफ ई वे बिल, ई वे बिल जनरेट कर सकता है सर वो, मंथली रिटर्न फाइल कर सकता है सर आपकी वो, क्या कर सकता है? मंथली रिटर्न फाइल कर सकता है, क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर सकता है सर आपकी, एनुअल रिटर्न फाइल कर सकता है सर आपकी, फाइनल रिटर्न फाइल कर सकता है आपकी। कौन सर? जीएसटीपी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स प्रैक्टिशनर। और क्या कर सकता है सर वो? सर वो डिपॉजिट कर सकता है कैश इनटू कैश लेजर के अंदर। ओके सर। सर वो अपीयर हो सकता है एज ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टैक्स पेयर। ठीक है सर, हमें समझ आ रही है सर आपकी बातें। लेकिन सर क्या होता है, दो बातों के लिए, दो बातों के लिए स्पेसिफिकली एक बात बोली गई। क्या बोल रहे हो सर? दो बातों के लिए स्पेसिफिकली एक बात बोली गई। देखिए दो बातों के लिए उसको है ना, किसको सर? जीएसटीपी को, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स प्रैक्टिशनर को। ये दो चीज तभी कर पाएगा जब वो कंफर्मेशन ले लेगा रजिस्टर्ड पर्सन से। क्या मीनिंग सर? अरे जिसके बिहाफ पे वो काम कर रहा है उसकी कंफर्मेशन चाहिए सर, ये दो काम करने के लिए। सर कौन से दो काम होंगे सर? सर दोनों जो काम है ना आपके आर से शुरू होते हैं। आर 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 से सर आता है आपका रिफंड क्लेम की एप्लीकेशन अगर फाइल करेगा, अगर जीएसटीपी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स प्रैक्टिशनर क्या करेगा सर? रिफंड की एप्लीकेशन फाइल करता है सर एप्लीकेंट की, या फिर रजिस्ट्रेशन में अमेंडमेंट या फिर रजिस्ट्रेशन को की कैंसिलेशन की एप्लीकेशन फाइल करनी है। अरे रिफंड क्लेम करना क्या बड़ा काम नहीं होता? एक सर बहुत बड़ा काम होता है रिफंड क्लेम करना। और दूसरा, अगर किसी के रजिस्ट्रेशन में अमेंडमेंट करनी है या उसका रजिस्ट्रेशन
कैंसिल कराना है तो उसकी भी एक एप्लीकेशन फाइल होगी, तो ये भी एक बड़ा काम है। तो सर दो बड़े काम कौन कौन से हैं, रिफंड क्लेम की एप्लीकेशन फाइल करना और रजिस्ट्रेशन में अमेंडमेंट या कैंसिलेशन की एप्लीकेशन फाइल करना। इन दोनों चीजों के लिए जीएसटीपी क्या करेगा सर, एक कंफर्मेशन लेगा फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। सर हमें ना एक चीज समझ नहीं आ रही, आपने पहले 6 बातें बताई कि वो आउटवर्ड सप्लाई कर सकता है, चलान क्रिएट कर सकता है, ई वे बिल जनरेट कर सकता है, मंथली क्वार्टरली एनुअली फाइनल रिटर्न फाइल कर सकता है, डिपॉजिटेड कैश कर सकता है कैश लेजर के अंदर, और ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है उसका। तो क्या सर वहां पर वो बिना कंफर्मेशन के कर लेगा काम? सवाल तो जायज है सर आपका। देखिए कुछ चीजें होती है, मैं कैसे समझाऊं सर आपको। देखिए कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो हमने दो पढ़ी, रिफंड क्लेम की और रजिस्ट्रेशन में अमेंडमेंट की जो बातें पढ़ी हमने सर, इनके लिए स्पेसिफिक कंफर्मेशन चाहिए। सर स्पेसिफिक कंफर्मेशन किस तरीके से ली जा सकती है? मैंने कहा सर अगर रिफंड क्लेम की एप्लीकेशन फाइल करेगा या फिर रजिस्ट्रेशन में अमेंडमेंट या कैंसिलेशन की एप्लीकेशन फाइल करेगा, तो क्लाइंट के या तो ईमेल आईडी पे या फिर मोबाइल नंबर पे कोई ओटीपी आ सकता है सर। मैं नहीं कह रहा ऐसा एक्चुअल में होता है, मैं कह रहा हूं स्पेसिफिक कंफर्मेशन इस तरीके से ही तो ली जाएगी कि आप सर मैं तो ये काम कर रहा हूं, आप अपनी कंफर्मेशन दे दीजिए। अरे वो फोन पे थोड़ी ना देगा फोन करके कि हाँ भाई मैंने कह दिया, डिपार्टमेंट को कैसे पता? डिपार्टमेंट कहता है हम सामने वाले के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे या फिर ईमेल आईडी पे क्या करेंगे, ओटीपी सेंड करेंगे, तो वो कंफर्मेशन देगा। ओटीपी उसने बता दिया तो दैट मींस उसने क्या कर दिया, कंफर्मेशन दे दी सर आपकी। सर हमें समझ आ रही है आपकी बातें। देखिए जी ये चैप्टर हमारा होता है खत्म। आज की क्लास में ये चैप्टर हमने क्या कर दिया सर, फिनिश कर दिया। कितना कुछ पढ़ा सर हमने इस चैप्टर के अंदर, बहुत स्लो स्लो पढ़ा सर हमने चैप्टर। आपने सर बोला तो था रिवीजन वीडियो है, लेकिन सर आप तो डिटेल में करा रहे हो बहुत ज्यादा। देखिए जहां मुझे लगता है चीजों को थोड़ा फास्ट फास्ट हम चला सकते हैं तो मैं थोड़ा फास्ट फास्ट काम करूंगा सर। जहां मुझे लगता है सर बच्चे को समझ नहीं आएगी, कई बार क्या होता है सर बच्चे ने क्लासेस ले रखी हैं कई साल पहले, हो जाता है ना जी, आपकी आर्टिकलशिप शुरू हुई, आपने सबसे पहले आईडीटी की क्लास ले ली, आपका अटेम्प्ट बड़ी लेट आता है। एक फिक्स ड्यूरेशन है ना कि आप इतने टाइम के बाद अपना अटेम्प्ट दे पाएंगे। अब सर आपने तो कुछ और पढ़ा था, अब आपको चीजें समझ नहीं आ रही, आप फास्ट फास्ट रिवीजन देख रहे हो टीचर्स की, अब उन्होंने तो करा दिया आपको समझ नहीं आ रही, तो सर आप इन रिवीजन वीडियोस को एक बार सुनिए, आपको सब चीजें क्रिस्टल क्लियर से समझ आएंगी सर। तो सर आज हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर खत्म करेंगे सर। सर हमें एक बात बता दीजिए, मैंने कहा सर क्या आप इतना स्लो पढ़ाओगे? अगर आप इतना स्लो पढ़ाओगे सर हमें तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने कहा सर आपको किस चीज की दिक्कत होगी, ये तो रिवीजन क्लासेस है ना सर, ये तो रिवीजन क्लासेस है, तो सर ये तो रिवीजन क्लास है तो आप थोड़ा फास्ट फास्ट कराओ ना। मैंने वही तो बताया सर, आप आराम से देखो, जिसको फास्ट फास्ट करनी है वो 2x 3x पे देख ले क्लासेस को, लेकिन मैं कहता हूं जिसको चीजें पहले समझ नहीं आई थी अब वो समझना चाह रहा है, जब उसने क्लास की थी क्लास तो कंप्लीट हो चुकी उसने उसकी, अब और भी सब्जेक्ट उसने साथ साथ पढ़े, अब वो कुछ थोड़ी चीजें ब्लर है उसकी, तो आप इन चीजों को अब इन रिवीजन वीडियोस को सुनिए समझिए और चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी सर आपकी। तो सर आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड।